हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज हमारा छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक का लेक्चर नंबर 6 यानी कि क्लास 6 है, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004। हमने लेक्चर नंबर 5 में यानी कि क्लास 5 में हमने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 डिस्कस किया था। आई बटन में क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, जैसा कि हमने कल देखा था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 वो किसके द्वारा बनाया गया है? वह केंद्र सरकार द्वारा है ना। केंद्र सरकार द्वारा वो नियम बनाया गया है। तो केंद्र सरकार कोई भी नियम बनाती है, फिर राज्यों को उसे लागू करना रहता है। वो अपने स्तर पर लागू करते हैं। अपने स्तर पर लागू करना मतलब उसी जो कानून बनाया जाता है उसी में कुछ धाराएं ऐसी दी जाती हैं जो ये कहती हैं कि राज्य सरकार किस तरह से इन कानूनों को प्रयोग में ला सकते हैं, है ना। इस तरह से, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार किस तरह से नियम बना सकते हैं। तो सिमिलरली उसी तर्ज पर 1961 के डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंडर में क्या बोलते हैं उसकी, ये देखिए आपको दिख रहा होगा अब, है ना, क्लियरली विजिबल होगा। ये जो है डायरेक्टली ये बेयर एक्ट्स होते हैं, यानी कि इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता, है ना। इसलिए ऑथेंटिक डेटा है, इसलिए आज मैंने इस तरह से इसको प्रेजेंट किया है ना। यानी कि इसमें कोई काटा छाटा नहीं कर सकते हो आप, इस, है ना। तो इसमें क्या है, ये क्या बोलता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कौन सी धारा? धारा 10 किसकी? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की, ठीक है। उसको प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार, कौन? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के पालन के प्रयोजन में निम्नलिखित नियम बनाती है। कौन से नियम है अब हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, इन नियमों का संक्षिप्त नाम, अब नियम तो बना लिए लेकिन नाम तो रखें, यानी कि बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन अब नाम पहले देना है ना, उसके बाद में सब बताएंगे कि कौन क्या है कैसा है ना, नाम पहले देना है। तो जो नियम है वो तो ठीक है, ये नियम दे दिए हैं केंद्र सरकार राज्यों को, लेकिन पहले नाम तो दें। तो छत्तीसगढ़ सरकार उसका नाम क्या रख रही है? उसका नाम है छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004। ये 2004 क्यों है? क्योंकि 24 मार्च 2004 को ये नियम बनाए गए। अब यदि एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना है, और यदि आता है कि दहेज प्रतिषेध, छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ, वर्ष पूछेगा या दिनांक पूछेगा? तो दिनांक क्या है? 24 मार्च। वर्ष पूछा तो 2004, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा। ये नियम राज्य सरकार द्वारा दहेज प्रतिषेध के संबंध में बनाए गए समस्त पूर्ववर्ती नियमों को अधिष्ठित करते हुए प्रभावशाली होंगे। फिर क्या किए हैं, जो भी पहले से रहे होंगे उन सबको क्या किए, मर्ज कर दिए, अधिष्ठित कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है मुख्य, यानी कि अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आई कि क्या पूछ सकता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए कौन से, यानी कि कौन दिनांक पूछेगा कि कब लागू हुआ छत्तीसगढ़ में, तो 24 मार्च आपका आंसर होगा। सन पूछेगा तो 2004, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, कर्तव्य तथा कार्य, यानी कि कौन ये बन सकता है, क्या? मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी, है ना, यानी कि जो जांच कर सके। तो उसके लिए क्या बोलती है छत्तीसगढ़ सरकार? राज्य सरकार संपूर्ण राज्य में दहेज प्रतिषेध संबंधी कार्य के प्रशासन व समन्वय रखने के लिए संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी नाम निर्दिष्ट करेगा। किसको? वरिष्ठ अधिकारी। देखो जो अंडरलाइन है उसको आप ध्यान से देखिए, है ना। तो
किसको नियुक्त करना है? वरिष्ठ अधिकारी को। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड में क्या है? मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी दहेज प्रतिषेध अधिकारियों के कार्य में समन्वय करेगा और दहेज प्रथा रोकने, जनता के बीच जागरूकता और जागृति लाने हेतु जिम्मेवार रहेगा तथा दहेज प्रथा की बुराई को जड़ से मिटाने की दृष्टि से कार्यक्रम चलाएगा। अब इसका क्या मतलब है? प्रत्येक विभाग में वरिष्ठ अधिकारी को क्या नियुक्त किया गया है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी। अब इनसे भी ऊपर एक मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी होगा। समझ में आ रहा है? और वो क्या करेगा? दहेज प्रथा को जो भी है उसको रोकने के लिए वो कार्य करेगा, कार्यक्रम रखेगा, है ना। फिर क्या है? थर्ड पॉइंट, शासन द्वारा समय समय पर वांछित ऐसे आंकड़े तथा संबंधित विषयों तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति पर वार्षिक प्रतिवेदन के निर्माण व प्रस्तुति के लिए मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी उत्तरदायी होगा। यानी कि साल भर में क्या चल रहा है, क्या रिपोर्ट है, तो शासन को और वी कैन से छत्तीसगढ़ सरकार को कौन प्रस्तुत करेगा? उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी की होगी, है ना। यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं एनुअल रिपोर्ट कौन सबमिट करेगा? मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी। ठीक है। फिर क्या है? फोर्थ, राज्य शासन के समस्त विभागों को मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित प्रभाव के लिए अनुदेश जारी करेगा। किसको? अनुदेश किसको जारी करेंगे? समस्त विभागों को। किसके? राज्य शासन के। ठीक है। फिर तो पहला क्या अनुदेश है? अपने विवाह के तुरंत बाद प्रत्येक शासकीय कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष को घोषणा पत्र भर कर देगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है। इस घोषणा पत्र में पति, पत्नी और ससुर के हस्ताक्षर होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? पति, पत्नी और ससुर। ठीक है। सेकेंड, यानी कि चौथे पॉइंट का सेकेंड पॉइंट। ठीक है। ख इस तरह से हम देख रहे हैं तो वर्ष में एक निर्दिष्ट दिन को दहेज प्रतिषेध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये भी कौन बोलता है? छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 बोलता है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? विद्यालय और महाविद्यालयों व अन्य संस्थाओं के छात्रों को दहेज न लेने देने की शपथ दिलाना। ये कौन करेगा? मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी की ये सब कार्य हैं। ठीक है। वो क्या करेगा? सबको अनुदेश जारी किया है। किसको? समस्त विभागों को। किसके? छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों को। समझ में आ रहा है? लिंक करते हुए पढ़ो, है ना। अब देखो ये जो इसके जो कर्तव्य हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दे देगा ऑप्शंस और पूछेगा कि ये मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य निम्नलिखित हैं। अब आपको छांटना है कौन कौन से, तो आपको याद रहना चाहिए। याद क्या रहना चाहिए? वरिष्ठ अधिकारी। फर्स्ट थिंग वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए। सेकेंड थिंग में आपको क्या करना है कि वो क्या करेगा? एक मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी होगा जो कि समस्त दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को जो है निर्देश दिया करेगा। फिर क्या है? थर्ड में वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगा छत्तीसगढ़ सरकार को। फिर क्या है? फोर्थ में वो अनुदेश जारी करेगा। अनुदेश किस तरह से जारी करेगा कि विद्यालय महाविद्यालयों में प्रोग्राम चलाओ इसको रोकने के लिए। फिर समस्त जितने भी शासकीय अधिकारी हैं वो क्या करें? तुरंत शादी के बाद एक जो है सबमिट करेंगे, पत्र सबमिट करेंगे और वो बोल रहे हैं कि हमने दहेज नहीं लिया है, लेकिन उसमें हस्ताक्षर किसके होने चाहिए? पति, पत्नी और ससुर के होने चाहिए। फिर क्या है? वर्ष में एक दिन दहेज प्रतिषेध दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस तरह से रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट में हम देखेंगे कल्याण संस्थाओं की मान्यता। अब ये कहाँ से कल्याण संस्थाएं आ गई? कल्याण संस्थाएं तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, उसमें मैंने आपको लास्ट यानी कि लेक्चर के लास्ट में मैंने बताया था कि जो रिपोर्ट है वो कौन कौन लिखवा सकता है ना। तो मैंने क्या बताया था आपको? ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम ही केवल लिखवाए, यानी कि जिसके साथ भी कोई घटना घट रही है ये ज़रूरी नहीं है कि केवल वही लड़की या उसके परिवार वाले। यदि कोई मान्यता प्राप्त संगठन या संस्था है तो वो भी इस पर संज्ञान ले सकती हैं, यानी कि रिपोर्ट लिखवा सकती हैं जिस पर
जिलाधिकारी और वी कैन से मजिस्ट्रेट जो है एक्शन ले सकते हैं। मैंने वीडियो के लास्ट में ये डिस्कस किया था, नहीं आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो उसमें क्या है कि वही उसी की बात हो रही। तो कल्याण संस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, मैंने क्या बताया, मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थाएं या संगठन, तो उसी के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार ने अलग से जो है इसको बता दिया है कि कौन कौन सी कल्याण संस्थाएं हो सकती हैं, है ना। तो फर्स्ट क्या है, कल्याण संस्था अथवा संगठन प्रधानतः निम्नलिखित प्रकार के किसी भी कार्य में समर्पित हो तथा कम से कम 3 वर्षों तक उस क्षेत्र में असाधारण सेवा करता रहा हो, वही अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 की खंड ख के उपखंड 2 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने का पात्र होगा। इतना खंड आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे धारा भी याद करना है तो ठीक है, नहीं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको फर्स्ट थिंग जो याद करना है, आप लोग यदि ध्यान से सुन रहे हैं, आप लोग केवल ईयरफोन डाल करके सुनो, याद कराने का ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आपको याद हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट थिंग जो आपको याद करनी रहेगी वो क्या रहेगी आपको, कि जो भी कल्याण संस्थाएं हैं वो ये कार्य कम से कम 3 वर्षों से कर रही हूँ। फर्स्ट बस 3 इयर्स याद करो, ठीक है। सेकेंड में क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट है ना, समाज कल्याण कार्यों के अंतर्गत महिलाओं की देखभाल, सुरक्षा तथा प्रशिक्षण। ये क्या करेंगी, महिलाओं की सुरक्षा, प्रशिक्षण और उनकी देखभाल का कार्य करेंगी, है ना। यानी कि कम से कम 3 वर्ष से काम करनी, तो कर क्या रही थी उन 3 वर्षों में, तो देखभाल ये सब रहेगा। फिर राज्य स्तर अथवा अखिल भारतीय स्तर का महिलाओं का संगठन, विख्यात महिला समाज अथवा महिलाओं का संगठन होना चाहिए। यानी कि वो या तो राज्य स्तर का हो या अखिल भारतीय स्तर का हो उनका संगठन, ठीक है। फिर सामाजिक सुरक्षा, जिसने निराश्रितों की देखभाल व सुरक्षा, बच्चों व महिलाओं का उद्धार किया हो। सामाजिक बुराई मिटाने में रुचि रखने वाली वकीलों का कोई संगठन। यहाँ से क्या आपको याद करना है, देखो फर्स्ट क्या याद करोगे, कम से कम 3 वर्षों तक यह कार्य कर रही हो। फिर उसमें वो क्या कार्य क्या कर रही हैं, सबसे पहले आपको याद करना है समाज कल्याण का कार्य, फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड में क्या याद करोगी, वो राज्य स्तरीय हो या अखिल भारतीय स्तरीय हो, ठीक है। थर्ड में आपको याद क्या करना है, सामाजिक सुरक्षा का काम कर रही हो, निराश्रितों, बच्चों, महिलाओं के उद्धार के लिए, है ना, सामाजिक सुरक्षा। फिर फोर्थ में क्या याद करोगी, सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए वो किसका संगठन होना चाहिए, वकीलों का संगठन भी कल्याण संस्था की मान्यता प्राप्त कर सकता है। समझ में आ रहा है, ठीक। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट, सेकेंड किसका, जैसे कि 1 का 4 पॉइंट था, अब सेकेंड आ जाओ, है ना। तो उपनियम 1 के अंतर्गत मान्यता प्राप्ति का इच्छुक कोई कल्याण संस्था अथवा संगठन को इन नियमों की अनुलग्नक प्रारूप 4 में राज्य सरकार को प्रत्येक नियम, उपविधियों, संघ के अनुच्छेदों, सदस्यों व पदाधिकारियों की सूची तथा गतिविधियों संबंधी प्रतिवेदन तथा समाज अथवा समुदाय सेवा के विगत रिकॉर्ड की प्रति सहित आवेदन करना होगा। अब इतना चौड़ा आपको, लंबा चौड़ा कुछ याद नहीं करना है, आपको जो याद करना है वो ये है कि महिला संगठन और वी कैन से कल्याण, मान्यता प्राप्त कल्याण संगठन या संस्था के लिए क्या करना है, उनको प्रारूप यानी कि आवेदन जो है सौंप देना है, किसको, राज्य सरकार को। यानी कि अब हम चाहते हैं कि आप हमको मान्यता दे दो, तो आप क्या करोगे, उसके लिए सीधी सी बात है, आपको रिपोर्ट देना है, रिपोर्ट और वी कैन से आपको एक आवेदन देना है कि हमको आप दे दो, है ना, आपको मान्यता दे दो, बस यही लिखा हुआ है इसमें, मान्यता के लिए इनको राज्य सरकार को एक आवेदन देना है। इतना लंबा चौड़ा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ इस पेज से आपने क्या क्या याद कर लिया, कल्याण संस्थाओं की मान्यता कौन कौन क्या क्या है। फर्स्ट थिंग है कि उनको 3 वर्षों तक कार्य करना है। सेकेंड में क्या आएगा कि उनको एक आवेदन राज्य सरकार को देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में, नेक्स्ट है उसी में आगे थर्ड नंबर में क्या है, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसी जांच के बाद तथा संगठन अथवा संस्था जिसने इस संबंध में मान्यता पाने के लिए आवेदन किया है, देखिए इस संबंध में मान्यता पाने के लिए आवेदन किया है कि सेवाओं के विगत रिकॉर्ड और प्रकृति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद,
विचार करने के बाद 5 वर्षों की अवधि के लिए मान्यता प्रदान कर सकता है, जिसका नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के बाद किया जा सकेगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या याद किए हो आप, यानी कि मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी संस्था या संगठन को क्या करना है, कम से कम 3 वर्षों तक वह कार्य करना है। ठीक है। सेकेंड में क्या है, उसको आवेदन देना है। वो जो आवेदन देगा उस पर जब राज्य सरकार विचार करेगी, विचार विमर्श के बाद इस नतीजे पर पहुंचेगी कि हाँ ठीक है, इस फलाना को हमको दे देना है, क्या बोलते हैं, क्या मान्यता देना है, तो उसके लिए वो क्या करेगी, केवल और केवल 5 वर्षों के लिए वो मान्यता दी जाती है। ठीक है, जिसका समय समय पर नवीनीकरण किया जाता है। लेकिन नवीनीकरण के लिए भी आपको आवेदन देना है, अपने से नहीं करेगी वो, है ना। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, नवीनीकरण अथवा मान्यता प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना, जिसे उपनियम, ये सब नहीं, आपको क्यों जो याद करना है वो आप ये सुनिए मेरी बात ध्यान से, है ना। नवीनीकरण देखो 5 वर्ष के लिए इनको मान्यता मिली है, फिर उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, नवीनीकरण के लिए आपको आवेदन देना है। ठीक है, तो जब नवीनीकरण के लिए जब ये आवेदन देंगे तो राज्य सरकार को उनका आवेदन संतोषप्रद और वीकेंड से उनका कार्य संतोषप्रद लगना चाहिए। ठीक है, 5 साल के लिए आपने कुछ काम किया है तभी जाकर के वो नवीनीकरण वो करेंगे, अन्यथा वो क्या करेंगे। 5वें पॉइंट में देखो क्या लिखा है, यदि संतोषजनक संतोषप्रद कार्य करने के फलस्वरूप मान्यता प्रदान नवीनीकरण किया जाएगा। समझ में आ रहा है, यदि राज्य सरकार को लगा है और वो संतुष्ट हैं कि ठीक है ये जो संगठन सही कार्य कर रही है, तब जाकर के वो नवीनीकरण करेंगे, वरना नहीं करेंगे, है ना। और यदि वो असंतोषजनक उनको प्रतीत हुआ, यानी कि वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, उनकी मान्यता को रद्द भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है जो अंडरलाइन है, फिफ्थ पॉइंट का अंडरलाइन देखो, असंतोषजनक प्रतिवेदन मिलता है तो संस्था अथवा संगठन को प्रदत्त मान्यता राज्य शासन वापस ले सकती है। अब ये आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है, क्या एक बार मान्यता प्राप्त संस्थाओं को यदि एक बार मान्यता मिल जाती है तो क्या वो हमेशा के लिए रहेगी? नहीं, वो केवल 5 वर्षों के लिए रहेगी। फिर क्या होगा, फिर उसके लिए नवीनीकरण का पुनः आवेदन देना पड़ेगा। यदि संतोषजनक कार्य लग रहा है तो देंगे, नहीं लग रहा है तो नहीं देंगे। समझ में आ रहा है। यदि कुछ भी चीज़ में कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, सीमा व शर्तें जिसके अधीन दहेज प्रतिषेध अधिकारी पुलिस अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अब देखो मैंने क्या बताया था, दहेज प्रतिषेध अधिकारी कौन होगा, सभी विभागों का वरिष्ठ अधिकारी ही दहेज प्रतिषेध अधिकारी हो सकता है। ठीक है, अब उस वरिष्ठ अधिकारी को पुलिस अधिकारी की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। तो वो कौन कौन सी शक्तियां हैं, अब ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 5 के उपबंधों के सिवाय तथा छोड़कर, अर्थात बिना वारंट व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति। अब कौन कौन सी शक्ति है सुनिए, है ना। तो क्या है, बिना वारंट व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को उक्त संहिता के अंतर्गत जांच करने तथा सक्षम दंडाधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के प्रयोजन से पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्राप्त होंगी। तो आपको याद क्या करना है, कौन कौन सी इनके पास शक्ति है। फर्स्ट क्या है, ये जांच कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, बिना वारंट ये गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक, और क्या कर सकते हैं थर्ड में, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो दंडाधिकारी है, दंडाधिकारी कौन होता है, सक्षम दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, है ना, उसके समक्ष ये सभी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कौन, ये जो वी कैन से वरिष्ठ अधिकारी को जो ये दहेज प्रतिषेध अधिकारी की भूमिका निभाने को सौंपा जाता है ना। फिर क्या है, अपने कार्यक्षेत्र में दहेज प्रतिषेध अधिकारी को जब कभी युक्तियुक्त आधार मिलता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध घटित हो चुका है अथवा हो रहा है अथवा होने वाला है, यानी कि देखो क्या है, हो चुका या होने वाला है ना, ये अथवा हो रहा है तथा किसी परिसर की तलाश से बिना वारंट अविलंब संभव नहीं है,
वह अपने विश्वास का आधार जिला दंडाधिकारी को भेजकर उस परिसर की तलाशी बिना वारंट के भी ले सकता है। यानी कि यदि उसको डाउट है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है तो वो क्या करेगा, अपने आधार पर विश्वास पत्र किसको सौंपेगा, जिला दंडाधिकारी को। फिर वहाँ से उसको क्या बोलते हैं, परमिशन दी जाएगी कि हाँ ठीक है, आप बिना वारंट वहाँ की जांच कर सकते हो। समझ में आया। थर्ड पॉइंट क्या है, उपनियम 2 के अधीन तलाशी लेने के पूर्व दहेज प्रतिषेध अधिकारी को मोहल्ला के 2 या अधिक निवासियों को उपस्थित रहने तथा तलाशी का गवाह बनने के लिए बुलाया जाएगा। जहां तलाशी लेनी है तथा लिखित में उन्हें या उनमें से किसी को भी ऐसा करने का आदेश जारी कर सकेगा। अब देखो, ये पहुंच तो गए तलाशी लेने के लिए जिला दंडाधिकारी से क्या बोलते हैं, लेटर लेकर के कि हाँ ठीक है, आपको बिना वारंट आप जांच कर सकते हो। लेकिन जांच तो कर रहे हैं, लेकिन देखे तो कोई, है ना। तो ये मोहल्ले के 1-2 लोगों को बुला सकते हैं, है ना। तो जो बुलाएंगे वो इस तरह से नहीं कि बस आए और चले जाएं, है ना। ये उनको आदेश दे सकते हैं कि नहीं, आपको यहाँ खड़े होना है और गवाह बनना है। इस तरह से है, ये नियम बोल रहा है, ठीक है। फिर कोई भी व्यक्ति बिना युक्त कारण की इस नियम के अंतर्गत तलाशी में उपस्थित रहने तथा गवाह बनने से इनकार अथवा अवहेलना करता है, जबकि उसे ऐसा करने के लिए लिखित आदेश दिया गया हो, तो माना जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता 1860 का 35 की धारा 187 के अधीन अपराध किया है। अब देखो यहाँ पे कितना मतलब बेयर एक्ट्स, देखो एक लाइन से यदि आप पढ़ोगे, इसको आप रटो मत, समझो, है ना। एक स्टोरी जैसे समझो। क्या है कि ये जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सभी विभागों के, उनको सबसे पहले वो क्या बन सकते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिकारी बन सकते हैं। जब वो अधिकारी बन जाएंगे दहेज प्रतिषेध के, तो उनको पुलिस की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। तो समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी तो पहली शक्ति तो ये होगी उनकी कि वो जांच कर सकेंगे। जांच करेंगे तो कैसे जांच कर सकते हैं, बिना वारंट के जांच कर सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा कि ये अपने आधार पर, है ना, जब इनको लग रहा है कि कहीं पे कोई घटना घटित होने वाली है या हो रही है, यानी कि इनको यदि आशंका है, तो ये क्या करेंगे, अपने आधार पर विश्वास पत्र किसको सौंपेंगे, जिला दंडाधिकारी, और उससे परमिशन मांग के लाएंगे कि नहीं, मुझे फलाना जगह पे क्या बोलते हैं, क्या करना है, जांच करना है। तो ये क्या करेंगे, वो उनको क्या करेगा, ठीक है, आप बिना वारंट के क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। इस तरह से ये कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि ये क्या करेंगे, मोहल्ले की जब जांच करें तो मोहल्ले के 1-2 लोगों को बुला रहे हैं, साथ में ये जिला दंडाधिकारी से ये लेकर के आए कि नहीं, ये जो है कि मेरे को चाहिए कि कुछ लोग वहाँ देखें, है ना। यानी कि उस जिला दंडाधिकारी ने बोल दिया है कि ठीक है, आप लोगों को खड़ा कर सकते हो, गवाह बना सकते हो लोगों। अब मानो कि यदि किसी ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं खड़ा होऊंगा, मुझे नहीं बनना है गवाह, तो ये जो मना कर रहा है वो जो है कानूनी अपराध के दायरे में आएगा। तो देखो, ये एक स्टोरी जैसे है ना कि वो बुला के लाया, नहीं फिर ये मना कर रहा है, तो यानी कि तुम क्या कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से आप समझो, इस बात रटो मत, रटने से आप भूल जाओगे। जब समझे रहोगे ना कि हाँ हमने सुना क्या था, तो आपको इजली वो याद होगा एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट में हम क्या देखने जा रहे हैं, लोक सेवक के रूप में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की घोषणा। इसमें क्या है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थों के भीतर प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी को लोक सेवक माना जाएगा। अब देखो, अब ये पूछ लेगा कि लोक सेवक कौन है, तो लोक सेवक कोई नहीं, दहेज प्रतिषेध अधिकारी ही लोक सेवक है। समझ में आया, यानी कि लोक सेवक कौन है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, ठीक। नेक्स्ट में क्या है, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। इसको मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। ये जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी हैं उनके लिए क्या होगा कि मान के चलो ऐसा है कि जब ये सब कर लिए, है ना, जांच कर लिए और बिना वारंट के जो भी है किसी को अरेस्ट कर लिए, इस तरह से है, तो ये क्या है, फिर बोल रहे हैं जो सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। इसका मतलब ये तो सब कर लिए, लेकिन क्या इसके बाद इनके खिलाफ भी कुछ एक्शन लिए जाएंगे क्या,
तो ये जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 है वो बोलता है कि इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या है? शासन मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस अधिकारी अथवा उसे मदद करने वाले व्यक्ति तथा परिवीक्षा अधिकारी के विरुद्ध किसी भी बात के संबंध में जो सद्भावना पूर्वक अथवा इस नियम अथवा अधिनियम के अनुपालन में किया गया हो के लिए कोई वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। देखो कितना ब्यूटीफुली ये एक्ट लिखा गया है, यानी कि सद्भावना पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं फलाना आदमी से मेरा पटता नहीं तो मैं इसके खिलाफ जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लगवाऊंगा, नहीं, वो कार्य आपका उचित होना चाहिए, सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, है ना, किसी भी गलत इंटेंशन से नहीं होना चाहिए, तभी केवल इनके इन अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच नहीं, अन्यथा हो सकती है। ये लिखा नहीं गया है, लेकिन क्या है इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है, सद्भावना पूर्वक वह जांच होनी चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 कंप्लीट हुआ। आगे के लेक्चर्स में हम और भी डिस्कस करेंगे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसकी फ्री पीडीएफ जो है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ की टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। साथ में यदि आपको कोई भी डाउट है सेशन से संबंधित या सिलेबस से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द सेशन।